नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया, इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए गए। और एक रिफॉर्म ये सामने रखा गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि पावर टैरिफ पॉलिसी में रिफॉर्म लाई जाए। इसके साथ साथ कुछ समय पहले सरकार ने एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अमेंडमेंट करने के लिए। आर्टिकल की मेन थीम ये है, ये जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश सरकार कर रही है, इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा और ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के भी अगेंस्ट हैं। क्या क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार डिस्कॉम्स यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हालत खस्ता क्यों होती है। बहुत ज़्यादा लॉसेस का यानी नुकसान का सामना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्यों करना पड़ता है। देखो, जो ये डिस्कॉम्स होती हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करती हैं जनरेटर से और उसको सप्लाई करती हैं कंज्यूमर्स को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो इनका काम सिर्फ सप्लाई का है। हुआ क्या था, 1990s में एक 2 पार्ट टैरिफ पॉलिसी सरकार लेकर आई थी। क्या है ये 2 पार्ट टैरिफ पॉलिसी? इस पॉलिसी के अंतर्गत डिस्कॉम्स को यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 2 तरह की कॉस्ट देनी होती है उन कंपनीज को जो पावर को जनरेट करती हैं। आप एग्जांपल लीजिए एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये क्या करती हैं? ये थर्मल पावर को प्रोड्यूस करती हैं। अब मान लीजिए एनटीपीसी से कोई डिस्कॉम यानी XYZ पावर परचेज कर रही है, तो 2 तरह की कॉस्ट देनी होगी। एक फिक्स कॉस्ट देनी होगी और दूसरा देनी होगी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करेगी फ्यूल के प्राइस पर। जैसे कोल का जो प्राइस है मार्केट में घटता बढ़ता रहता है, उसी के हिसाब से तय होगी ये वेरिएबल कॉस्ट। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। और देखो, ध्यान देने वाली बात ये है, फिक्स्ड कॉस्ट XYZ डिस्कॉम को यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एनटीपीसी को देनी ही होगी, बेशक कितने ही इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जा रही है एनटीपीसी से डिस्कॉम के द्वारा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डिस्कॉम्स पर। सरकार ने ये सोचा था कि डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये ज़्यादा नहीं है। बट सरकार का दावा जो है, मतलब सरकार ने जो एस्टिमेशन लगाया था वो गलत साबित हुआ। और बार बार सरकार जो एस्टिमेशन लगाती है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी रहेगी, वो एस्टिमेशन गलत साबित होता है। इसी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है इन डिस्कॉम्स को। इसके बाद देखो 2010 में क्या हुआ, सरकार एक पॉलिसी लेकर आई कि जो ये सोलर पावर प्लांट्स या फिर विंड पावर प्लांट्स हैं, ये तो चलते ही रहने चाहिए। ये तो तभी चलते रहेंगे ना जब डिस्कॉम्स इनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे। तो सरकार ने एक कंडीशन लगा दी, ऑब्लिगेशन लगा दी डिस्कॉम्स के ऊपर कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आप उसे परचेज कीजिए। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा परचेज करेंगी डिस्कॉम्स, तो मतलब थर्मल एनर्जी को कम परचेज करेंगी। सीधे शब्दों में बात करें तो एनटीपीसी से जितनी पावर परचेज कर रही थी पहले डिस्कॉम्स, और भी कम करेंगी। लेकिन देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो कम नहीं हुई ना। पहले एग्जाम्पल के तौर पर 100 यूनिट पावर परचेज की जा रही थी एनटीपीसी से, फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पर दिए जा रहे थे 100 करोड़। अब सिर्फ 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जा रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पहले भी 100 करोड़ थी, अभी भी 100 करोड़ है। समझ गए? तो ये भी दिक्कत है। दूसरा पॉइंट देखो, रिन्यूएबल सोर्सेज की एक दिक्कत क्या होती है, खास करके सोलर एनर्जी की। रात को तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है, तो एनर्जी को स्टोर करने की दिक्कत है। हर एक मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो तो उससे दुगनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोर करने की। तो इससे जो कॉस्ट है डिस्कॉम्स की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक टारगेट कि 2022 आते आते हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को काफ़ी सारे कंसेशंस दिए गए, लेकिन डिस्कॉम्स के ऊपर बर्डन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इसका फ़ायदा हुआ चाइना को, क्योंकि देखो हमारे देश में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने पर फोकस है, लेकिन 90% जो सोलर पैनल्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो इंडिया की इस पॉलिसी का चाइना को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये हमने कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमारी जो डिस्कॉम्स हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं वो घाटे में क्यों रहती हैं। इसके अलावा और भी वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे पास अभी भी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की। सरकार ने कुछ दिनों पहले एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अमेंडमेंट करने के लिए। इसके मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें, पहला प्रोविजन ये है इस अमेंडमेंट एक्ट में, मान लीजिए पंजाब है और यहाँ पे कोई डिस्कॉम काम करती है जिसका नाम है XYZ। पंजाब के पर्टिकुलर ज़िले में ये XYZ जो डिस्कॉम है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है किसी दूसरी एंटिटी को सब लीज पे दे सकती है, यानी फ्रेंचाइजी दे सकती है। जैसे देखो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी नहीं होती अलग अलग इलाकों में, तो उसी प्रकार से ये डिस्कॉम जो है वो किसी दूसरी एंटिटी को बोल सकती है कि आप इस जिले में काम देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मकसद ये अलाउ करने का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आए। आर्टिकल में कहा जाता है, अभी तक देखो सरकार ने सारी डिटेल सामने नहीं रखी हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी वाली एंटिटीज़ होंगी जो डिस्कॉम से काम को लीज पर लेंगी, ऑलरेडी देखो किसी डिस्कॉम ने काम को लीज पर लिया है गवर्नमेंट से और बाद में फर्दर जब ये डिस्कॉम काम को लीज पर देगी तो वो होगा सब लीजिंग। तो आर्टिकल में कहना है अभी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये जो सब लीजिंग वाली एंटिटीज़ होंगी ये इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से परचेज करेंगी, डिस्कॉम से करेंगी या फिर सीधा पावर जनरेटर से करेंगी। तो इस बारे में सरकार को और ज़्यादा डिटेल्स सामने रखनी होगी। नेक्स्ट प्रोविज़न क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करने से संबंधित है। क्रॉस सब्सिडी का क्या मतलब है, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि पैसेंजर ट्रेन्स जो हैं वो घाटे में चलती हैं, मतलब जितने की सरकार पैसेंजर ट्रेन्स में टिकट बेचती है उससे पैसेंजर ट्रेन्स चलाने का खर्च पूरा नहीं हो पाता। लेकिन सरकार क्या करती है, मालगाड़ियों से ज़्यादा पैसा वसूलती है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ मालगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए किराया ज़्यादा होता है मालगाड़ियों को यूज़ करने का। तो यहाँ से जो मुनाफा आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर ट्रेन्स को चलाने में जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। तो इस चीज़ को कहा जाता है क्रॉस सब्सिडी, मतलब एक चीज़ से आपने फ़ायदा कमाया और उस फ़ायदे का आपने इस्तेमाल किया दूसरी जगह पर हुए घाटे को पूरा करने के लिए। बट देखो इससे नुकसान काफ़ी होता है। नुकसान क्या होता है, अब इंडस्ट्रीज़ मालगाड़ियों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाती क्योंकि सरकार बहुत महंगी सर्विसेज बेचती है मालगाड़ियों को यूज़ करने पर। उसी प्रकार से होता क्या है, सरकार क्या करती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, जबकि जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम होते हैं। तो सरकार फ़ायदा यहाँ से उठाती है फैक्ट्रीज़ को महंगी बिजली बेचकर और हाउस होल्ड्स को सस्ती बिजली दी जाती है। यहाँ पे जो घाटा होता है उसकी भरपाई कर ली जाती है क्योंकि फैक्ट्रीज़ को महंगी बिजली बेची गई है। बट नुकसान क्या हुआ, नुकसान सीधा सीधा ये हुआ ना, फैक्ट्रीज़ मुनाफे में नहीं चल पाएंगी, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ बिजनेसेस के अगेंस्ट है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट है। तो सरकार ने अब ये अनाउंस किया कि आप ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दो। कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर जितना खर्च आपका आ रहा है उतना ही पैसा वसूलिए आप कंज्यूमर से। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रीज़ को आपने महंगी बिजली बेच दी और हाउस होल्ड्स को सस्ती बेच दी। अगर आप हाउस होल्ड्स को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए।
लेकिन फैक्ट्री वालों को महंगी आप इलेक्ट्रिसिटी मत बेचिए। तो आर्टिकल में बोला जाता है, देखो इतना पैसा नहीं है अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कि वो डायरेक्टली बिजली के लिए भी पैसा ट्रांसफर कर सकें बेनिफिशियरीज के खातों में, तो ये क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने का सही समय नहीं था, ऐसा राइटर का मानना है। नेक्स्ट प्रोविजन जिसके खिलाफ राइटर बोलते हैं, स्टेट रेगुलेटर्स को आगे से अपॉइंट किया जाएगा एक सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। आर्टिकल में कहा जाता है ये गलत है। एक सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी स्टेट रेगुलेटर्स को अपॉइंट करेगी, ये देखो ना सिर्फ फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, मतलब स्टेट्स की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है, बल्कि रेगुलेटर्स की ऑटोनॉमी के भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट प्रोविजन ये बोला गया है, एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके मेंबर्स और चेयरमैन किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे? इसी ऊपर वाली सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। आर्टिकल में कहा जाता है ये भी गलत है, क्योंकि इस अथॉरिटी के पास कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने का काम होगा। पहले ये काम हुआ करता था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के पास, लेकिन अब ये काम होगा इस नई इस्टेब्लिश हुई अथॉरिटी के पास। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो रिफॉर्म्स सरकार लाना चाहती है उनके अगेंस्ट। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।